Welcome all. Huh? ठीक है कर Started or not? Welcome all to our very special show केतु विज्ञान. Planets, stars, ये किसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते जब बच्चे छूने की कोशिश करते हैं और बड़े होकर हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्या हमारे प्लैनेट्स ही हमारे दुश्मन बने हुए हैं, हमारी किस्मत हमारा साथ क्यों नहीं देती. किसी एक्सपर्ट से जानने जाते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हों, चाहे एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, जितने लोग उतनी ही तरह की बातें. तो कंफ्यूजन किस चीज का है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट केतु. केतु के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है, केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. और आज से हम इस सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं केतु विज्ञान के नाम से, जिसमें हम अश्विनी जी, जिन्हें कुछ नाकर भैया दिल्ली वाले के नाम से जाना जाता है, उनसे हम ये समझेंगे कि केतु विज्ञान क्या है एंड हाउ केतु इम्पैक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ. केतु को हम कैसे अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं, हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ बेटर थ्रू यूटिलाइजिंग केतु, इफ दैट इज एक्चुअली पॉसिबल. शुक्राचार्य ज्योतिष के एक्सपर्ट, टेक्नोलॉजी किंग, कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले, प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने जा रहे हैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम लाइव पर. और आइए बिना टाइम वेस्ट किए उनसे हम कोशिश करते हैं बात करने की. तो उन्हें हमने इनवाइट भेजा है और आई जस्ट होप कि वो हमारा इनविटेशन देख पा रहे हैं और हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं. प्रणाम अश्विनी जी. प्रणाम. तो बहुत बहुत वेलकम आपका इस नई सीरीज, इस स्पेशल सीरीज केतु विज्ञान में जी. और एस्ट्रोलॉजी यानी कि अपना फ्यूचर खुद बनाना. आपने एस्ट्रोलॉजी को डिवाइस किया है, डिजाइन किया है, और केतु एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है हमारे लिए जिसके बारे में हमेशा रहस्य जुड़ा रहा. तो क्या आप आज हमारे व्यूअर्स को केतु विज्ञान के बारे में कुछ बताएंगे, और स्पेशली ये कि केतु कैसे हमारी डे टू डे लाइफ पर इम्पैक्ट करता है, कैसे हम केतु को अपने लिए फेवरेबल कर सकते हैं, इफ दैट इज एक्चुअली पॉसिबल. जी. केतु, हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात जैसे कि आपने, एक एस्ट्रोलॉजी होता है. एस्ट्रोलॉजी अगर सुना होगा शब्द, तो एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ प्लैनेट. हाँ जी. एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी है प्लैनेट्स की स्टडी. तो प्लैनेट्स की स्टडी का मतलब क्या हुआ? ये आवाज गूंज रही है, कुछ ची की आवाज आ रही है बीच में. कैन यू प्लीज चेक द ऑडियो? प्लीज चेक द ऑडियो. हाँ, वो करूँ क्या? मुझे म्यूट कर दें जब वो बोल रहे हैं. अब मेरी आवाज साफ आ रही है? कैन यू प्लीज चेक द ऑडियो? आपकी आवाज साफ आ रही है, लेकिन बीच बीच में चीची की साउंड आ रही है. आप मुझे म्यूट कर दें, मुझे म्यूट कर दें, और जब अश्विनी जी बोलेंगे तो मैं म्यूट रहूंगी, और जब मैं बोलूंगी तब अश्विनी जी म्यूट रहेंगे. अच्छा, तो म्यूट कैसे करेंगे? नहीं, तो अब आप बोल सकते हैं. आपकी स्क्रीन पे एक म्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा. जब मैं बोलूंगी तब आपको म्यूट करना है, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तब मैं म्यूट पे रहूंगी. ठीक है जी. ओके. तो हम लोग बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसको के बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है, जो प्लैनेट्स की स्टडी के ऊपर आधारित है, ग्रहों के ऊपर आधारित है कि कौन सा प्लैनेट क्या करता है, कैसे करता है, उसका क्या बिहेवियर है. अब प्लैनेट क्या करता है, क्या बिहेवियर है उसका, इससे ये क्या, इसको स्टडी करने का फायदा क्या है? तो एस्ट्रोलॉजी अगर थोड़ी सी कोई समझते हो तो प्लैनेट का
फायदा यानी प्लेनेट के तो कैरेक्टरिस्टिक है, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती। जैसे बृहस्पति एक प्लेनेट है, तो बृहस्पति की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो गुरु की कैरेक्टरिस्टिक है। तो गुरु के रूप में वो जो भी करता है, जैसे भी करता है, वो सबके लिए एक जैसा करता है। ये नहीं है कि प्लेनेट, कुछ लोग कह देते हैं कि मेरा प्लेनेट खराब है, या मेरा बृहस्पति खराब है, या मेरा बुध खराब है, या मेरा शनि खराब है। ऑडियो को लगातार लगा के, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लेनेट कभी खराब नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली यह है कि प्लेनेट कभी खराब नहीं होता है। और दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली है, जो कि एस्ट्रोलॉजर्स शायद बता नहीं पाते, या बता पाते हैं तो सामने वाला समझ नहीं पाता, कि ग्रह कभी प्रभाव नहीं डालते। ये एक मिसकंसेप्शन है कि ग्रह प्रभाव डालते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन फैला हुआ है, क्योंकि ग्रह कभी प्रभाव डालते नहीं है। हाँ, ग्रह जो है बताते हैं, ग्रह इंफॉर्मेशन देते हैं। ग्रह जो है ना, लैंग्वेज है, अल्फाबेट्स है, एस्ट्रोलॉजी के अल्फाबेट्स है ग्रह। तो जो अल्फाबेट्स है वो थोड़ी प्रभाव डालते हैं, लेकिन अल्फाबेट से जब शब्द बनेगा, वर्ड बनेगा, या स्टेटमेंट बनेगी, जो वाक्य बनेगा, या जो एस्से बनेगा, जो उसका लेख बनेगा, वो प्रभाव डालता है। फर्क समझे ना आप? कि लोगों को ज्यादातर कंफ्यूजन ये है कि लोग सोचते हैं कि ग्रह प्रभाव डालते हैं, उसके लिए फिर वो स्टोन, ग्रह के हिसाब से स्टोन्स दे दिए, बता दिए जाते हैं कि ये स्टोन पहन लो तो इस ग्रह का प्रभाव कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन समझने की बात यह है कि ग्रह जो है प्रभाव नहीं डालते, ग्रह जो है बताते हैं कि उनको, वो अक्षर है, वो तो अक्षर है, एज है, ए है, आ है, कै, खा, ए, बी, सी, दे आर ओनली लेटर्स, they do not convey anything. But when you make a statement out of these letters which have created words first, तो शब्द जो बनता है उसको ब्रह्म कहा गया है। तो ग्रह का जो नाम है वो एक्चुअली देखा जाए तो अपने आप में पूरा का पूरा उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे बृहस्पति नाम लिया मैंने, तो बृहस्पति गुरु है, तो गुरु की सारी कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर रिफ्लेक्ट होती है बृहस्पति ग्रह में। लेकिन जब हम कुंडली की बात करते हैं, कुंडली बनाते हैं, तो कुंडली के अंदर बृहस्पति किस घर में बैठा है, कुंडली के अंदर 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं। कुंडली में 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं, और 3 इनपुट्स चाहिए होती हैं उसको। एक डेट ऑफ बर्थ, एक टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 3 चीजें चाहिए होती हैं। और इनवेरिएबली अगर आप ध्यान से समझोगे इन 3 चीजों को, तो कोई भी 2 प्राणियों का, 2 लोगों का, कोई भी 2 लोगों का एग्जैक्ट सेम ये तीनों चीजें नहीं हो सकती। प्रैक्टिकली दे आर नॉट पॉसिबल, दे कैनॉट बी सेम फॉर 2 पीपल इवन इफ दे आर डिलीवर्ड इन कपलेट। अगर जो ट्विंस भी हुए आपके, तो ट्विंस में भी तीनों चीजें सेम नहीं हो सकती। टाइम का फर्क आ जाएगा, या दिन का फर्क आ जाएगा, या प्लेस का फर्क आ जाएगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली फर्क होगा। तो एक बात मान के चलिए कि एस्ट्रोलॉजी सेज ईच पर्सन इज यूनिक, एंड यूनिक इज विद रिस्पेक्ट टू दीज 3 पैरामीटर्स। तो इन्हीं 3 पैरामीटर के आधार पर कुंडली में 3 फैक्टर्स बनाए जाते हैं। एक है ग्रह की पोजीशन, ग्रह कौन कौन से ग्रह आपके पैदा जन्म के समय में आपके ग्रहों की क्या पोजीशन थी। अब देखो यहां पर यह भी समझने वाली बात है कि मैंने कहा ग्रहों की क्या पोजीशन थी, यानी सारे ग्रह मूव कर रहे हैं। नो प्लेनेट इज स्टेशनरी, कोई भी प्लेनेट स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। और सारे प्लेनेट अपने 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 सेंटर पे मूव कर रहे हैं, और विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेनेट दे आर मूविंग। द ईच प्लेनेट हैज 2 मूवमेंट्स। वन इज इट रोटेट्स अराउंड सेल्फ, अपने सेंटर के अराउंड रोटेट करता है, और दूसरा वो एक ऑर्बिट में चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर ग्रह, अदर प्लैनेट्स।
So each entity in universe is moving. तो अगर हम इस मोशन को समझ लें, देखो एस्ट्रोलॉजी में लोगों को भरोसा नहीं है, जबकि सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को कोशिश करते हैं फॉलो करने की, पर एस्ट्रोलॉजी में भरोसा किसी को नहीं है। ऐसा क्यों? क्या एस्ट्रोलॉजी विज्ञान नहीं है? ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी विज्ञान नहीं है, पर प्रॉब्लम यह हो गई है कि विज्ञान शब्द को समझने में हमने गलती कर दी। हम लोगों ने साइंस का ट्रांसलेशन विज्ञान कर दिया, जो कि गलत है। साइंस शब्द जो है वो कहता है कि स्टैटिस्टिकली डेटा इकट्ठा किया, उसको स्टडी किया और फिर कोई रिपोर्ट बनाई, समझे? तो वो साइंस है। लेकिन विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान। दो चीजों में फर्क हो गया। तो जब हम साइंस को, अगर हम विज्ञान समझेंगे तो हम जिंदगी में कहीं पर पहुंच ही नहीं सकते, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे आजकल ना वेद विज्ञान की चर्चा हो रही है, वेदों को विज्ञान के उस पर कोशिश करी जा रही है साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की, विच इज practically not possible. If you try to explain Vedas with science, then you are bound to fail. Rest assured, you are bound to fail. Vedas cannot be explained with respect to science. पर वेद विज्ञान, वेदों को अगर आप विज्ञान के एंगल से समझने की कोशिश करोगे तो फिर भी समझ में आएगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि विज्ञान का अर्थ दो है, एक तो ज्ञान से विमुख होना और एक ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो अगर आप ज्ञान से विमुख हो रहे हो, विज्ञान शब्द को ये समझते हो कि ज्ञान से विमुख होकर के डेटा एनालिसिस पर चले जाओ, स्टैटिस्टिकली आप डेटा इकट्ठा करो, उसको स्टडी करो और उसके हिसाब से रिजल्ट निकाल दो, तो वो रिजल्ट आपके रोज बदलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि डेटा रोज बदल जाता है, कोई भी समय कांस्टेंट नहीं हो सकता। जी जी, नेचुरली जो हम, अगर हम डेटा इकट्ठा करके उसके रिजल्ट्स पे कुछ भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि सर्कमस्टांसेस बदले हैं, एनवायरनमेंट बदला है, तो उसके रिजल्ट्स पे भी इम्पैक्ट आएगा ही। तो वी कैन नॉट रीच टू एनी कंक्लूजन। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अक्सर हम लोग ऐसा सुनते हैं कि ये ग्रह पीड़ित है, या मेरा यह ग्रह कमजोर होने की वजह से मेरी नौकरी में या मैरिज में, लाइफ में किसी तरह की डिस्टरबेंस आ रही है। तो ये किस वजह से है? आपने कहा कि ग्रह कभी भी हमें डिस्टर्ब नहीं करता, एक 3 ग्रहों का एक पैटर्न बनता है जिसकी वजह से जो भी कुछ लाइफ में होता है वो होता है। क्या ये ठीक बात है? I mean, नहीं, क्या यहाँ कोई पर ग्रह है? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, ग्रह कहीं भी किसी को भी इफेक्ट करता ही नहीं है, ग्रह प्रभाव नहीं डालता है। ग्रह तो एक लेटर है, इट इज ओनली ए अक्षर, एक वर्ड है, एक वर्ड भी नहीं है एक्चुअली, इट इज ओनली एक अल्फाबेट। तो अल्फाबेट कैन नॉट अफेक्ट योर लाइफ। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अल्फाबेट्स जो है वो लाइफ को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट से यूज करके जब शब्द बनाओगे, वर्ड बनाओगे, वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करेगा। फिर शब्दों को यूज करके जब आप सेंटेंस बनाओगे तो वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करेगा। तो इसलिए इस कंफ्यूजन से निकलो कि ग्रह जो है प्रभाव नहीं डालते हैं। ग्रह सिर्फ लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के। और एक और बात यहां पर जो समझने वाली है वो ये है कि ग्रह जो है वो टोटल एस्ट्रोलॉजी के अब यहां पर एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी में अल्फाबेट है कितने। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं हम लोग, तो इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में 52 लेटर्स हैं, 26 स्मॉल लेटर्स, स्मॉल कैपिटल्स एंड स्मॉल। तो देयर आर
52 letters in the English language, which we are not able to understand why the same name was given to capital A and small a. They are written differently, they have different look, they have everything different. So why not we start, जैसे हिंदी में है, हिंदी में ए और आ दो शब्द है, दो अक्षर लिए गए हैं, तो हम ये कर सकते थे कि इंग्लिश के ए को, कैपिटल ए को ए कर देते और स्मॉल ए को आ कर देते, पर हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज बनी है वो एक आधी अधूरी लैंग्वेज है। उन्होंने लेटर्स तो क्रिएट कर दिए पूरे के पूरे, 52 लेटर, हिंदी के अंदर 52 लेटर्स बताए जाते हैं, तो उन्होंने लेटर्स तो क्रिएट कर दिए, लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसीलिए हिंदी में 16 वॉवल्स कहे गए हैं। हिंदी लैंग्वेज में देखो तो 16 वॉवल्स हैं और इंग्लिश में 5 है, जबकि 10 तो बहुत आराम से हो सकते थे, 5 कैपिटल के और 5 स्मॉल के, 10 तो आराम से हो सकते थे, तो ये भी नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि हिंदी, इंग्लिश को क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं साइंस का सहारा लिया गया, इसीलिए वो अधूरा छूट गया। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग एस्ट्रोलॉजी में नहीं आने देंगे, और एस्ट्रोलॉजी में आने भी दिया नहीं गया। तो एस्ट्रोलॉजी में टोटल जो लेटर्स हैं वो है 27, और प्लैनेट्स तो 7 ही 9 ही है। तो फिर ये बाकी कहां गए? बल्कि 27 है कि नहीं है मेरे को देखना पड़ेगा, 27 से भी ज्यादा है। 12 राशियां, 12 घर जो कुंडली के अंदर हाउसेज होते हैं, 12 हाउसेज, 12 जो है वो हो गई राशियां, और 9 ग्रह। तो 12 दूनी 24 और 9 33, 33 लेटर्स इट हैज। मतलब यू अंडरस्टैंड, मतलब टोटल 33 करेक्टर्स हो गए। एक लैंग्वेज के जैसे करेक्टर्स होते हैं, हिंदी में 52 है, इंग्लिश में 26 है या 52 है पता नहीं, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास 33 करेक्टर्स। एग्जैक्टली। तो जिस मोमेंट आप ये समझ लेंगे कि इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी में 33 कैरेक्टर्स है, तो उसी दिन आपको ग्रह के प्रभाव नहीं होता, समझ में आ रहा है। क्योंकि only 9 planets are only 9 out of 33, only 9 letters are planets. राशियां हैं तो 12 राशियां हैं, उनको भी समझना पड़ेगा, 12 घर है, हाउसेज है, उनको भी समझना पड़ेगा, वो लेटर्स भी पता होने चाहिए हमें, फिर 9 ग्रह पता होने चाहिए, उसके बाद जाकर के आप एक शब्द या स्टेटमेंट बना सकते हैं। ओके, मीन्स बृहस्पति ग्रह का जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो कौन सी राशि में है, कौन से घर में है, उसके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट आएगा, ना कि बृहस्पति ग्रह का इम्पैक्ट। एग्जैक्टली, पहली बात। दूसरी बात यह कि अब बृहस्पति कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, जबकि घर और राशियां फिक्स है। हाँ जी। तो वो हर राशि में से जाएगा, हर ग्रह में से, हर हाउस में से जाएगा। तो किस समय में किस हाउस में बैठा है वो, किस समय में, उस समय के हिसाब से आपको स्टेटमेंट अपनी लाइफ का बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप में बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो गई, क्योंकि प्लैनेट्स आर ऑल द टाइम मूविंग। वो पिछले सेकंड में जो पोजीशन थी प्लैनेट की और इस सेकंड में जो पोजीशन है उसमें चेंज है, तो नेचुरली ये कैलकुलेशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई, और इसमें एक्यूरेसी आने की संभावना बहुत बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। तो अब क्या प्रॉब्लम क्या हुई एस्ट्रोलॉजी में कि क्योंकि ये संभावना एक्यूरेट टाइमिंग, जो डेट ऑफ बर्थ तो चलो एक्यूरेट फिर भी मिल गई एक बार, पर टाइम ऑफ बर्थ तो मिलेगा ही नहीं, टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं मिलेगा। चलो मान लिया, हमें ये बात समझ में आ गई कि टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं मिलेगा, तो वी गो बाय अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। तो उस अप्रोक्सीमेशन में आप ये समझ लो कि तकरीबन 5 सेकंड, मिनिमम 5 सेकंड का गैप आ सकता है।
तो आपका तो सारा का सारा चार्ट ही बदल गया। और अगर आपका चार्ट ही बदल गया तो आप स्टडी कर क्या रहे हो? इसलिए बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया एस्ट्रोलॉजी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर एस्ट्रोलॉजी इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, अच्छा ऑन टॉप ऑफ इट इसके ऊपर अब एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस के लिए कंप्यूटर को यूज किया जाता है। और जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमने बना लिया जीएमटी। तो उसकी और जीएमटी में क्या होता है कि यूरोप में डिपेंडिंग ऑन द सीजन 1 घंटा क्लॉक आगे कर देते हैं, 1 घंटा क्लॉक पीछे कर देते हैं। तो ये सारे फैक्टर को कंसिडरेशन करते हुए वो उसका चार्ट काटा जो है ना वो क्या हो जाता है, वो समझ चार्ट जो है चार्ट बन जाता है। तो इस वजह से उसमें इतनी मतलब इतनी ज्यादा समझ चाहिए होती है उसको एसेस करने के लिए। जो चार्ट बना है, जो रिजल्ट आया है, उसको असेस करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए इतनी सारी वो एक्सपीरियंस चाहिए जो एस्ट्रोलॉजर है कि वो समझ पाए। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादातर जो है 1000 कुंडलियों में एक जो सिमिलैरिटी थी वो लोगों ने कहा कि यार ये तो सिमिलैरिटी आ ही गई, और जब 1001वीं कुंडली देखी गई तो उसमें वो फेल हो गई। तो वो अब कहता है कि अब एस्ट्रोलॉजर कहता है ये क्या हुआ। तो उसको ये बात एस्ट्रोलॉजी को समझनी पड़ेगी कि जब तुम एस्ट्रोलॉजी सीखने जा रहे हो तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको समझने पड़ेंगे कि अल्फाबेट्स 33 हैं, टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट मिल नहीं सकता, और वर्स्ट पार्ट इज के जो हम सेकंड यूज करते हैं, अपने रेफरेंस क्लॉक का सेकंड यूज करते हैं, वो रेफरेंस ही ठीक नहीं है। 1 सेकंड का जो रेफरेंस माना गया है वो 1 सेकंड का रेफरेंस ही ठीक नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो नेचुरल है ही नहीं कहीं पर। नेचर में 1 सेकंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, क्योंकि अगर हम हार्ट बीट से इसे सिंक्रोनाइज करके देखें तो 1 मिनट में 72 पल्स ना ना, यहाँ पे भी गड़बड़ है। यहाँ पर क्योंकि 1 मिनट जो है आपने वो तो सेकंड से कैलकुलेट किया है। तो ये इतनी सारे फैक्टर अगर समझेंगे, और जो समझने ही पड़ेंगे इसके, अगर नहीं तो तुम मतलब एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट कभी पास हो ही नहीं सकता, कभी उसके ऊपर बिलीव लोग फेथ करेंगे ही नहीं। तो 1 सेकंड का रेफरेंस हमारे को ठीक करना बहुत जरूरी है, जो कि नेचुरल होना चाहिए, नेचर में एग्जिस्ट करता हुआ होना चाहिए। और फिर उसके बाद उसका जो ऊपर का गणित है, मैथमेटिक्स है, वो हमें डेसिमल सिस्टम पे लेके जाना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर हम उसको डेसिमल सिस्टम पर नहीं लेके जाते तो फेल है वो सिस्टम, जबकि हमारी घड़ी जो है डेसिमल सिस्टम पर है ही नहीं। समझे ना? तो इसलिए इस घड़ी के हिसाब से अगर आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो आप ये समझ लो कि फेलियर तो आपने इंट्रोड्यूस कर दी अपने सिस्टम में पहले ही। मतलब जब पहले हम ऐसा सुना करते हैं कि उन्होंने अपनी डेथ का टाइम प्रेडिक्ट कर दिया था, कई बार लोगों की प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट भी निकलती हैं एस्ट्रोलॉजी के यूज से, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तब वो इस घड़ी को यूज ना करते हुए सूर्य घड़ी या इस तरह की कोई और घड़ी यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उस समय में वैदिक घड़ी यूज होती थी, और वो सूर्य के उस पर सूर्य के मूवमेंट से घड़ी ड्राइव होती थी। तो यही फर्क है कि पहले जो कैलकुलेशन इतनी एक्यूरेट या अच्छी हो जाती थी तो वो शास्त्रों पर आधारित गणित करते थे, वैदिक मैथमेटिक्स कहा जाता है जिसको। और अनफॉर्चुनेटली ये जो घड़ी हम यूज कर रहे हैं ये वैदिक घड़ी नहीं है। हम लोगों ने वैदिक घड़ी को इस घड़ी के आधार पर बनाने की कोशिश करी तो वो फेल है, क्योंकि रेफरेंस अगर तुम्हारा नेचर का दिया हुआ नहीं है, नेचुरल नहीं है, तो रिजल्ट तो गलत आएंगे ही आएंगे, अननेचुरल रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना?
तो अब हम एक्चुअली थोड़ा सा ये मैंने इतना जो थोड़ा बताने की कोशिश की एस्ट्रोलॉजी के बारे में, क्योंकि हम लोग केतु की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने जो केतु विज्ञान की बात चर्चा शुरू की, तो उसके लिए आधार समझना बहुत जरूरी था। तो एक तो ये हुआ कि 9 प्लेनेट बताए गए हैं, पर एक्चुअली तो प्लेनेट 7 है, 9 तो है ही नहीं। अगर एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे आप, तो प्लेनेट तो 7 ही है। देयर आर ओनली 7 प्लेनेट्स, बिकॉज देयर आर 7 डेज। एक डिबेट है इस पे कि नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं, क्योंकि जितना मुझे पता है कभी हम प्लूटो को एक प्लैनेट गिनते हैं, कभी नहीं गिनते हैं। वही साइंटिस्ट में इस बात को लेके भी एक डायलेमा बना रहता है कि नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं। एग्जैक्टली उसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि हम लोग साइंस को बेस लेकर के चल रहे हैं। यहीं पर अगर हम विज्ञान पर शिफ्ट हो जाए तो तुरंत सारी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो देयर आर ओनली 7 प्लैनेट्स। एस्ट्रोलॉजर्स काउंट 9 प्लैनेट्स, बट देयर आर एक्चुअली ओनली फिजिकली 7 प्लैनेट्स आर देयर। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो हम 2 प्लैनेट्स को एक्स्ट्रा कैसे गिन रहे हैं 7? एग्जैक्टली। तो ये जो 2 प्लैनेट्स हैं, ये विष्णु के दिए हुए हैं। इनको छाया ग्रह बोला जाता है। इनको छाया ग्रह बोला जाता है, और ये विष्णु स्वयं है। अगर आपको इनको समझना है तो आप चंद्रमा को समझो। ये सूर्य के समझने से नहीं आएगा। हमारी एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली सूर्य पर आधारित है, सूर्य के मैथमेटिक्स पर आधारित है। लेकिन अगर आपको इन 2 ग्रहों को समझना है या विष्णु को समझना है, तो आपको चंद्रमा को समझना होगा। चंद्रमा की दो वो हैं पहचान, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या, है ना। और अमावस्या में कुछ दिखाई नहीं देता, और पूर्णिमा में सब कुछ दिखाई देता है, जैसे सूर्य की रोशनी में दिखाई देता है। तो सूर्य और चंद्रमा में फर्क क्या हुआ? पूर्णिमा के चंद्रमा में और सूर्य में फर्क क्या हुआ? रोशनी गर्म है, चंद्रमा की जो हमें लाइट मिलती है उसमें शीतलता है, ठंडक है। तो शीतलता विष्णु देते हैं, जबकि सूर्य में भी तो विष्णु है, नारायण के रूप में बैठे हैं जो रोशनी दे रहे हैं। तो विष्णु के 3 रूप हो गए, एक पूर्णिमा, एक अमावस्या और एक नारायण। ठीक है। अब इसमें जो नारायण रूप है वो विष्णु है, कृष्णांश कहते हैं उनको। कृष्णांश के 2 रूप है एक्चुअली। विष्णु का एक रूप कृष्ण है और एक रूप कृष्णांश है। विष्णु का एक रूप कृष्ण है और एक रूप कृष्णांश है। शुक्ल पक्ष को कृष्णांश पक्ष कहा जाता है। हाँ जी। और दूसरे को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। तो कृष्णांश के 2 रूप है। अग्नि रूप है, वैसे तो बेसिकली वो अग्नि रूप है, पर एक शीतल अग्नि और एक उष्ण अग्नि, गर्म अग्नि। तो नारायण जो रूप है वो गर्म अग्नि को, गर्म हीट को रिप्रेजेंट करता है, और शीतल रूप जो है वो बर्फ को रिप्रेजेंट करता है, किस्म से ये कह सकते हो। ठीक है जी। ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जो पूर्णिमा का जो कृष्णांश रूप है वो है राहु, और अमावस का जो कृष्ण रूप है वो है केतु। को चंद्रमा को हम एक प्लैनेट के रूप में गिनते हैं एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन एक्चुअली चंद्रमा को 3 बार गिना जाता है। एक चंद्रमा का सूर्य पूर्णिमा का रूप जिसको हम राहु कहते हैं, और एक चंद्रमा का अमावस का रूप जिसको हम केतु कहते हैं। पर चंद्रमा तो कहीं नहीं है ना, 2 ही रूप हुए। चंद्रमा 7 ग्रह में
से एक ग्रह तो चंद्रमा भी है। हाँ, चंद्रमा के दो रूप हो गए। सोमवार जिसे कहा गया है हिंदी में, वो चंद्रमा है। करेक्ट। अब यहां पर समस्या क्या है कि सोम जिसको चंद्रमा कहा गया है वो है कृष्णांश रूप, राहु का रूप। ठीक है। और केतु के बारे में कुछ पता नहीं है। तो और क्योंकि वो राहु रूप, अगर आप राहु और केतु को समझेंगे, जो स्टोरी जो सुनाई जाती है कि मोहिनी अवतार में जब अमृत बांट रहे थे तो एक आकर के बैठ गया वहां पर, देवताओं के बीच में आके बैठ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या, एक तो देखो इसमें कई चीजें समझने वाली है। एक तो ये कि क्या विष्णु जो है विष्णु रूप में नहीं थे, मोहिनी रूप में थे। जब अमृत बांट रहे थे तो विष्णु तो मोहिनी रूप में थे। हाँ जी। तो विष्णु कहाँ है? मोहिनी, विष्णु तो मोहिनी बन गए ना, तो विष्णु ही है जो मोहिनी दिख रही है सामने। यही समझना है, यही समझना है, एक्चुअली यही समझना है। मोहिनी रूप में थे, जैसे अवतार होते हैं, विष्णु के अवतार होते हैं। तो विष्णु के अवतार का मतलब विष्णु नहीं है वो, पर मोहिनी एक रूप था, अवतार नहीं। मैंने यही तो कह रहा हूं ना कि रूप का मतलब तो समझो, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रूप तो ऐसे हो गया जैसे हम फैंसी ड्रेस में किसी का रूप बदल लेते हैं। रूप इज नथिंग बट फोटोकॉपी, यू कैन से क्लोन। यस, क्लोन। रक्त बीज को समझो ना, यहाँ पर रक्त बीज को समझना पड़ेगा। रक्त बीज क्या था? ये रक्त बीज जो था, अगर उसकी खून की एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरती तो एक और रक्त बीज वैसा का वैसा उसी सेम कैरेक्टरिस्टिक के साथ जनरेट हो जाता था। तो विष्णु का मोहिनी रूप एक कॉपी बना दी। मोहिनी उसमें वो जो कहते हैं ना कि फोटो खींचते हुए आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, वो आजकल बड़ा चला हुआ है ना, वो यू कैन क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, वो फोटो लेते हुए कुछ भी, कैसे कपड़े पहना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्लोनिंग जैसे, वो मतलब चला हुआ एक सिस्टम है फोटोग्राफी में, सब जानते हैं इस बात को। तो वही समझो कि विष्णु ने अपना एक रूप बनाया और उसको लड़कियों के कपड़े पहना दिए। और विष्णु कहाँ है? तो विष्णु ने ही एक अपना रूप बनाया और उसमें जाके बैठ गया। शिफ्ट कर गया, वहां पर जाके बैठ गया। और फिर जब ये शोर मचने लगा कि अरे ये तो राक्षसों से आया, ये तो दानवों से आकर के यहां पर बैठ गया है, तो विष्णु को लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। तो उसने मोहिनी को रिप्लेस किया और सुदर्शन से अपने विष्णु जो राहु रूप की गर्दन काट दी। तो अब विष्णु दो रूप में हो गया, एक सिर से, गर्दन से ऊपर और एक गर्दन से नीचे, दो रूप में हो गया। तो वही चंद्रमा की दो पोजीशंस है। ये राहु के दो रूप हो गए, राहु को काटा गया, विष्णु का राहु रूप, और राहु को दो हिस्सों में काट दिया गया। विष्णु कहाँ थे? राहु एक दानव था, राहु बनकर के बैठ। अरे आप एक बात समझो ना कि क्या विष्णु को हम मिसगाइड कर सकते हैं? नहीं। फिर मतलब आप कह रहे हैं कि राहु एक्चुअली विष्णु ही था? हाँ, विष्णु का ही एक रूप था राहु। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
ये सब विष्णु क्यों करेंगे? क्योंकि उसको बताना था कि दानवों में और देवताओं में कोई फर्क नहीं करा जा रहा है अमृत बांटते हुए। अच्छा, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो यानी कि बेसिकली जो चंद्रमा के दो रूप में बताने की कोशिश कर रहा था कि चंद्रमा के जो दो रूप है वो ये है कि पूर्णिमा और अमावस। तो पूर्णिमा को कृष्णांश रूप कहा गया है, यानी राहु, और इसको चंद्रमा, सॉरी, अमावस के चंद्रमा को केतु। तो अगर आप वैदिक ज्योतिष को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष में अगर आप समझेंगे तो वो कहते हैं कि प्लेनेट ही दो है दुनिया में और कुछ तो है ही नहीं, राहु और केतु। वो क्यों कहा गया? क्योंकि एक राहु और केतु दो ऐसे प्राणी क्रिएट, विष्णु ने दो ऐसे ये एंटिटी क्रिएट करनी पड़ी उसको कि कोई भी आदमी, कोई भी देवता, दानव या इंसान कोई भी हो, उसको अगर सजा देनी है, शनि न्याय सजा देनी है, तो उसको ग्रहण लगाना है। तो इन दोनों का काम है ग्रहण लगाना। लेकिन एक्चुअली राहु ग्रहण लगाता है ये बात तो सबको पता है, पर केतु ग्रहण लगाता है ये बात पे जानकारी नहीं है किसी को, क्योंकि केतु ग्रहण नहीं लगाता था। अभी तक भी केतु ग्रहण नहीं लगाता था। केतु का काम था लात मारना। दोनों में फर्क है। ग्रहण जो है वो टाइम बाउंड है, जबकि केतु अगर लात मारता है तो लात तो फिर कहां पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, कब पड़ेगी, अनडिफाइंड है, क्योंकि केतु का सिर नहीं है, तो उसको नहीं पता, वो तो लात चल रही है उसकी, तो वो तो चलता जा रहा है और कौन सामने आ गया उसको लग गई। तो वैदिक ज्योतिषी में ज्यादातर स्टडी यही की जाती है कि केतु की लात कब लग सकती है, कब लगने के चांसेस है, तुम्हारे पैरामीटर के हिसाब से, तुम्हारी कुंडली के हिसाब से, तो उसको प्रिकॉशन ले लो कि लात जोर से ना लगे, या लात लगे तो ऐसी जगह पर लगे कि जब गिरे तो नीचे सोने की ईंट मिल जाए। भाई लात लगेगी तो गिरोगे। वो तो वो वैदिक ज्योतिष में गणित इस तरीके से किया जाता है कि अगर इस टाइम पे लात लग जाए तो उसके लिए कोई रेमेडी कर ली, तो उस टाइम पे लात लगेगी, तो जब गिरोगे भी तो आपको कोई ना कोई खजाना मिल जाएगा। समझे ना? तो केतु अभी तक लात लगाता था, ये बात है 2022 तक की। मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि 2022 तक ये था जो केतु लात लगाता था। उसके बाद क्या हुआ कि राहु पूर्ण हो गया। राहु पहले खाली गर्दन के ऊपर का हिस्सा था, पर फिर राहु पूर्ण हो गया, तो राहु अब अपने आप में पूर्ण है और केतु भी पूर्ण हो गया। समझे ना? कि केतु भी पूर्ण हो गया, राहु भी पूर्ण हो गया। तो अब ये दोनों के दो ब्रह्मांडधीश के दरबार में नौकरी करते हैं, उनके आदेश पे काम करते हैं, जो भी वो काम देते हैं वो करते हैं, उनका काम ये है। पहले राहु और केतु इंद्र दरबार में थे, केतु तो था ही नहीं, केतु तो घूमते ही रहता, वो इंद्र को भी लात मार देता था। मतलब केतु, क्योंकि वो इंद्र को भी लात मार देता था, वो तो उसको तो लात मारने से मतलब, उसको तो चलने से मतलब आगे जो भी आए। इसीलिए इंद्र बदलता रहता था, कोई भी इंद्र को हरा देता था। तो वो कारण यही था कि वो केतु की लात लगती थी तो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती थी, तो वो हार जाता था। ऐसा नहीं है कि इंद्र को कोई हरा सकता है, इंद्र को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन केतु की लात लग गई तो फिर तो इंद्र क्या कोई भी उसके आगे वो नहीं है। लेकिन 2022 24 दिसंबर 2022 24 दिसंबर 2022 को
ब्रह्मांडधीश का दरबार लगा था कृष्णनिष्ठ के दरबार में, और राहु पूर्ण होकर के और केतु पूर्ण होकर के वहां आ गए थे उनकी नौकरी में। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं ये इतना जो बता रहा हूं उसमें केतु के ऊपर आ रहा हूं मैं। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन के व्हाट केतु इज, केतु है क्या। तो पहली बात तो है कि अब केतु लात ऐसे ही नहीं मारेगा। अब वो जो है ब्रह्मांडधीश के कहने पर लात मारेगा, और राहु भी लात मारेगा, क्योंकि अब वो पूर्ण हो गया दोनों के दो। मीन्स अब जो राहु और केतु का इम्पैक्ट पहले रहा करता था, और 24 दिसंबर 2022 के बाद से राहु और केतु का जो असर होता है किसी पर्सन पर, वो फर्क होगा, डिफरेंट होगा, वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, वो कई गुना बढ़ गया, क्योंकि पहले केतु का कंट्रोल था ही नहीं कुछ, और राहु चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता था। मान लो किसी को लात मारनी है तो लात है ही नहीं उसके पास, किसी को पकड़ना है बाजू है ही नहीं उसके पास। और फिर मान लो किसी को ग्रहण लगाया हुए तो लिमिटेड टाइम के लिए लगा सकता था, अनलिमिटेड टाइम नहीं, क्योंकि वो तो अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि राहु पूर्ण हो गया, तो राहु ने तो अपनी आगे की जो नीचे की बॉडी है वो कंट्रोल में ले ली। क्यों? क्योंकि कंट्रोल तो ब्रेन में होता है, बॉडी का कंट्रोल तो ब्रेन में होता है। तो उसने उसकी बॉडी आ गई पूरी, तो उसने उसको कंट्रोल में ले लिया। लेकिन केतु की प्रॉब्लम क्या है कि उसके ऊपर सिर अब आया है, उसको पता ही नहीं लग रहा। उसको तो सुनने की आदत ही नहीं है, वो सुनता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं लगता कुछ भी। केतु को कुछ पता ही नहीं लगता कि वो कौन क्या, अब क्योंकि अब तक तो वो चले जा रहा था, अब वो चल नहीं सकता। तो राहु और केतु दो ऐसे प्लेनेट जो मूव नहीं करते हैं। करते तो हम, हाँ, यही फर्क है। बाकी सारे प्लेनेट एक पर्टिकुलर रिदम में चलते हैं, पर राहु और केतु रिदम में नहीं चलते हैं, वो ब्रह्मांडधीश के कहने पर चलते हैं। इसीलिए उनको छाया ग्रह कहा गया, क्योंकि नॉर्मल ग्रहों का तो एक छाया ग्रह भी पहले कहा गया था, अब वो छाया ग्रह नहीं रहे हैं। अब वो तो अपने आप में इतनी पावरफुल एंटिटी हो गई है कि जैसे शनि का काम न्याय करना है, तो न्याय को इंप्लीमेंट करना इन दोनों का काम है। यमदूत होते हैं, वो यमराज के कहने पर किसी को लेने के लिए चले जाते हैं, कुछ ऐसे ही। तो मुझे यमराज का पता नहीं है और मुझे यमदूत का भी पता नहीं है, बट राहु और केतु का डेफिनेटली पता है मेरे को। तो अब जो है राहु और केतु डिफाइंड एक्टिविटी करते हैं, और राहु को गवर्न करता है कृष्णांश का चंद्रमा, और केतु को डिफाइन करता है, वो कंट्रोल करता है, नहीं सॉरी, राहु तो ब्रह्मांडधीश के कहने पर डायरेक्ट चलता है, केतु का जो है वो ये दोनों कंट्रोल करते हैं। पूर्णिमा और वो चंद्रमा जो है केतु को कंट्रोल करता है प्राइमरी, क्योंकि जो उसका सिर है, केतु का जो सिर आया है वो चंद्रमा आया है। मीन्स ब्रह्मांडधीश की नौकरी राहु और केतु दोनों कर रहे हैं, तो ब्रह्मांडधीश के कहने पर ही दोनों चलेंगे। तो राहु तो क्योंकि अपने आप में पूर्ण है, तो वो तो ब्रह्मांडधीश के कहने पर ही एक्टिविटी करेगा। केतु का सिर जो नया है वो चंद्रमा है, तो इसलिए केतु को गवर्न करने वाली एंटिटी चंद्रमा है। करेक्ट। ओके, तो जो मेरा क्वेश्चन है आज वो ये कि रूटीन लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है?
हमें ये जानने की क्या जरूरत है कि राहु क्या है और केतु क्या है। आम लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? तो एक्चुअली देखा जाए तो आम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बट बात वही है कि अगर मेरे पास अल्फाबेट्स नहीं है, अगर मेरे पास अल्फाबेट नहीं है तो मैं कम्युनिकेट करूंगा कैसे? अब इन अल्फाबेट से कम्युनिकेट करने का फायदा ही क्या है, जिनको हम बदल नहीं सकते। हम हमें ग्रहों की बदलने की चाल जरूरत नहीं है ना। यही एग्जैक्टली हमें बदलने की जरूरत है क्यों? हम हिंदी के अल्फाबेट यूज करते हैं तो हम उसमें बदलते क्या है? बदल तो सकते ही नहीं कुछ भी। अक्षर को तो वैसे ही कहा जाता है जो खैर नहीं होता। हम एक शब्द चुनते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उस शब्द को बोलते हैं या डिसाइड करते हैं कि नहीं बोलना है। पर हमारे ग्रहों के लिए हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों ले सकते? राहु कैसे नहीं बिहेव नहीं, करेगा या केतु कैसे ना बिहेव ना ना करेगा। ना, यही तो समझने का फर्क है कि हम ग्रहों के अकॉर्डिंगली डिसीजन नहीं ले रहे। ग्रह हमें बता रहे हैं कि भैया इस टाइम पे तू गलत बोलेगा तो पिटेगा। समझे कि नहीं? कि ग्रहों की लैंग्वेज ने ये बता, ग्रहों की लैंग्वेज जब मैंने बनाई, स्टेटमेंट बनी, तो उसने कहा इस टाइम पे अगर तूने ये बोला तो तू पिटेगा। तो उस टाइम पे अगर तुमने केयर ले ली तो तुम पिटोगे नहीं, अगर तुमने नहीं ली तो तुम पिटोगे। तो यहां पे ग्रहों का इफेक्ट नहीं है ये ग्रहों ने बताया कि भैया उस टाइम पे, इस टाइम पे, इस दिन पे तेरा एक्सीडेंट होगा, क्योंकि उस टाइम पे प्लेनेट पोजीशन ये हो जाएगी जो तेरे को एक्सीडेंट करवाएगी। अगर तुम्हें ये बात पता लग गई तो फिर तुम नेचुरली प्रिकॉशन ले सकते हो। भाई अगर तुम्हें ये बात पता लग गई है तो फिर तुम उसको, वो कहते हैं ना कि होनी बलवान है। वो कहते हैं कि डेस्टिनी इज, यू इफ यू आर डेस्टिन्ड इट हैज टू बी डन, इट विल बी डन। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं एक तरफ तो ये कह रहा हूं कि तुम बदल सकते हो, बिकॉज तुम एक्सीडेंट होना है ये तुम्हें प्लेनेट की पोजीशंस ने बता दिया, और मैं उसको एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकता हूं अगर मैं अपने आप को उस प्लेनेट पोजीशन को समझ करके और अपनी एक्टिविटी बदल दूं। तो मैंने डेस्टिनी बदल दी कि नहीं? तो एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक ज्योतिष का यही एडवांटेज था कि अगर आप प्लेनेट पोजीशन से वो लैंग्वेज ठीक से पढ़ लेते हो तो आप एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन प्लेनेट पोजीशन तुमने बहुत एक्यूरेटली पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, और पता लगा कि 3 साल के बाद वो पोजीशन आएगी कि तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, 2 साल के बाद ये पोजीशन आएगी कि तुम्हारा ये नुकसान होगा। अब तुम, वो कहते हैं ना कि प्लान कर लो, तुम लाइफ को प्लान कर लो, प्लानर बनते हैं, इस डेट को मैं इससे मिलूंगा, इस डेट को मैं इससे मिलूंगा। वो क्या है? वो सब यही है कि आप जो है अपॉइंटमेंट ले रहे हो कि 3 साल बाद मेरा एक्सीडेंट होना है, तो वो आपने रिकॉर्ड कर लिया, भैया 3 साल बाद इस डेट को मेरा एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो डायरी में आपने नोट कर लिया। अगर आप नोट कर लेते हो तो आप सुखी रहोगे। अगर आप नोट, रोज के इवेंट रिकॉर्ड करने हैं आपको, अगर आपने एक आध इवेंट रिकॉर्ड किया तो वो आप भूल जाओगे। नॉर्मली क्या होता है, डेस्टिनी क्यों एग्जीक्यूट हो जाती है? उसका कारण है कि मेरे को आज मान लो मेरे को पता लग गया कि 3 साल बाद मेरा एक्सीडेंट होगा, तो 3 साल बाद मेरा एक्सीडेंट होगा, मुझे कैसे याद रहेगा कि मेरा 3 साल बाद एक्सीडेंट होने वाला है? मैं रूटीन के कामों में तो अपने बिजी हूं, मैं इंतजार थोड़ी करूंगा 3 साल की। तो अगर मुझे 5 मिनट पहले पता लग जाए या 2 मिनट पहले पता लग जाए कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तब तो मैं कोई प्रिकॉशन ले सकता हूं। पर अगर 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट होने वाला है ये मुझे पता लग जाएगा तो मैं प्रिकॉशन नहीं ले सकता, चांसेस बहुत कम है। और प्रिसाइजली यही रीजन है फेलियर ऑफ डेस्टिनी चेंज का। उपाय जो रेमेडी बताई जाती है वो रेमेडी फेल क्यों होती है, मैं वो बता रहा हूं, उसका कारण बता रहा हूं। तो एक सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। अभी तक मैंने जो बताया तुम्हें वो एस्ट्रोलॉजी बताया, फिर मैंने वैदिक ज्योतिष बताया, अब मैं तीसरा सब्जेक्ट बता रहा हूं एस्ट्रोलॉजी।
तो एस्ट्रोलॉजी में जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, जो अल्फाबेट्स यूज करे जाते हैं, वो सिर्फ एक ही अल्फाबेट यूज किया जाता है, ओनली वन। वो क्या है? हार्टबीट। स्टडी ऑफ द हार्टबीट। अपनी हार्ट बीट को तो हम खुद ही स्टडी कर सकते हैं, कोई और तो किसी की हार्ट बीट स्टडी कर नहीं सकता। अरे ये किसने कहा? ये ईसीजी बना हुआ है, ये मशीन जो बनी हुई है वो क्या करती है? जो पहले वैद होते थे, जो नब्ज देखते हैं, वो क्या करते हैं? हार्टबीट की तो स्टडी करते हैं। तो इट हैज ओनली वन लैंग्वेज, हार्टबीट, स्टडी ऑफ द हार्टबीट, इंडिविजुअल बीट, नॉट द काउंट ऑफ बीट। एस्ट्रोलॉजी। और ये ज्ञान जो दिया था स्टडी ऑफ हार्टबीट का, ये दिया था अश्विनी कुमारों ने, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अश्विनी कुमार, उन्होंने दिया था ये ज्ञान। और इसके आधार पर अब हार्टबीट तो इंसानों की भी है, जानवरों की भी है, पशु पक्षियों की भी है, प्लैनेट्स की भी है। तो जब आप हार्टबीट स्टडी करते हैं, तो हार्टबीट में आप स्टडी क्या करते हैं? हार्टबीट में स्टडी करके हम लोग अल्फाबेट निकालते हैं, 5 एलिमेंट्स। मेंटल बॉडी, स्टडी ऑफ योर मेंटल बॉडी, स्टडी ऑफ योर फिजिकल बॉडी, स्टडी ऑफ योर स्पिरिचुअल बॉडी, स्टडी ऑफ योर एफिशिएंसी, स्टडी ऑफ योर मेंटल वेल्थ। तो ये पांचों के 5 फैक्टर्स जो है आपकी हार्टबीट में रिकॉर्डेड है। तो नेचुरल सी बात है कि जब आप हार्टबीट की स्टडी करते हैं तो ये पांचों फैक्टर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। आपकी मेंटल हेल्थ मिल जाएगी, आपकी फिजिकल हेल्थ मिल जाएगी, आपकी जो है क्या कहते हैं उसको, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी यानी ज्ञान का नॉलेज कितनी है वो मिल जाएगी, फिर आपकी एनर्जी लेवल क्या है वो मिल जाएगा, फिर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है वो मिल जाएगी। और इन सब फैक्टर से कैलकुलेट कर सकते हो आप आपकी एलिजिबिलिटी। और एलिजिबिलिटी अगर आपको पता है तो वो काम आप, जो काम आप करना चाहते हो उसके लेवल लाइक आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप वो काम कर लोगे, नहीं है तो वो एलिजिबिलिटी एक्वायर कर लोगे तो वो काम कर पाओगे और काम खत्म। तो इसमें फेलियर होने के चांसेस 0 है। रिजल्ट कम ज्यादा हो सकता है कि आपने एस्टिमेट किया था 100 का आए तो हो सकता है 99 आ जाए, हो सकता है 95 आ जाए, बिकॉज वो वहां पर आपकी कौन सा फैक्टर ने आपको वो पूरा नहीं, आपका मिनिमम लेवल पर नहीं था जिसकी वजह से वो फेलियर आई। अदरवाइज 100% फेलियर फ्री लाइफ यू कैन हैव। और ये जो इसमें जो आपकी जो एफिशिएंसी और जो मैंने 5 फैक्टर बताए हैं, ये कम ज्यादा हो जाते हैं आपके राहु या केतु के ग्रहण के कारण। ज्यादा मतलब? हाँ, तो जब आप हार्टबीट स्टडी करते हैं तो वो ये बताता है कि आपको केतु ग्रहण लगा हुआ है या आपको राहु ग्रहण इफेक्ट तंग कर सकता है, तो वो आपके कौन से पैरामीटर को डिस्टर्ब कर रहा है ये समझना जरूरी है। तो ये एस्ट्रोलॉजी में ये समझाया जाता है कि आपका अगर राहु ग्रहण है तो वो कौन से पैरामीटर को डिस्टर्ब करेगा आउट ऑफ 5। अच्छा, समझे ना? ओके। तो अब आपको पता लग गया कि आउट ऑफ 5 में ये पॉइंट पैरामीटर, मेरा जो एनर्जी का पैरामीटर है वो मेरा केतु ग्रहण अफेक्टेड है, तो मेरे को उसका पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि वो कम ना हो। तो उसको मेंटेन करने के लिए रेमेडी। समझे ना? तो इसलिए एशो चार्ट,
इन 5 पैरामीटर से एस्ट्रो चार्ट बनता है आपका, और वो एस्ट्रो चार्ट में बता दिया जाता है कि कौन सा पैरामीटर राहु ग्रहण से अफेक्टेड है और कौन सा पैरामीटर केतु ग्रहण से इफेक्टेड है, और कौन से पैरामीटर को राहु की आपके किसी कोई रिलेटिव्स है, कोई आसपास रहते हैं तो आपको सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कौन सपोर्ट दे पाएगा, किस चीज में दे पाएगा, किस चीज में नहीं दे पाएगा, आपको अपना उपाय करना है। उपाय करने में आपके जो रिलेशंस है, जो आपके आसपास लोग हैं, उनकी कंसिडरेशन करी जाती है, फिर जाकर के केतु का राहु का उपाय किया जाता है। जी, मीन्स बेसिकली जो यूटिलाइजेशन है इस सारी नॉलेज का वो ये है कि हम अपनी लाइफ से फेलियर को कम करते करते 0 के लेवल तक ले जा सकते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को यूज करके ये स्टडी कर पाए कि कब और कौन से पैरामीटर को मेरे केतु ग्रहण लग सकता है और राहु ग्रहण लग सकता है, और अगर हम उसकी रेमेडी को कर पाए एंड विच हैज टू बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि हमने थोड़े दिन किया फिर छोड़ दिया, उसको तो कंसिस्टेंटली। देखो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि वो रेमेडी बताएगी आपकी कि रेमेडी आपको कितने दिन करनी है, कितने दिन छोड़ सकते हो, आप कैसे कर सकते हो, पैटर्न सारा का सारा तो आपको वो जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो लोग बताएंगे। तो पर वो जो बताएंगे वो आपको एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा। जो फेलियर्स हैं, जैसे कि अक्सर एक फेलियर लाइफ में रहता है करियर को लेकर कि जॉब नहीं लगी या वैसे बिजनेस सेट नहीं हुआ जैसे हम करना चाहते थे, हम उतना नहीं अच्छा कर पाए जितना करना चाहते थे। दूसरा, लव लाइफ को लेकर एक मेजर प्रॉब्लम जो जिसकी वजह से लोग एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते रहे हैं वो है रिलेशनशिप्स। तो इन सब सिचुएशंस में हमें राहु ग्रहण और केतु ग्रहण को समझना और उसकी रेमेडी करना क्या बेनिफिशियल हो सकता है? होगा ही। ये बना ही इसीलिए है कि अगर आपको पता हो कि इस टाइम पे प्रॉब्लम आने वाली है या ये एक ग्रहण है जो आपकी जिंदगी में परमानेंट लगा हुआ है, तो उसकी रेमेडी आप करते रहो तो आपको प्रॉब्लम तंग नहीं करेगी। जैसे हम लोग पहले जब एग्जांपल देते थे केतु लात लगती है, तो केतु लात के लिए क्या करते थे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में जो गणित करते थे, तो ये बताते थे कि भैया लात तो उसकी लगेगी पर वो लात की जो लेंथ है वो फिक्स है, वो नहीं बढ़ सकती। तो आप जो है अपने आप को उस लात के सरकमफ्रेंस से बाहर कर लो। तो जब तक आप बाहर रहोगे, जब तक आपको लात तो मारेगा वो, पर लगेगी नहीं तुम्हें, और वो कंटिन्यूस रहेगा, सारी उम्र करना पड़ेगा वो, क्योंकि जैसे आप वीक हो जाओगे तो पीछे आ जाओगे तो फिर लात लगेगी। तो इसलिए ये जो रेमेडी में जो बताया जाएगा वो करना जरूरी है, और एग्जैक्टली एज पर प्रोसीजर ही करना पड़ेगा। उसमें आप इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि आप हार्ट बीट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जी, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो एक्चुअली हार्ट बीट को रीड करने के एक्सपर्ट्स होते हैं। में प्राइमरी वो है एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट गिवन बाय अश्विनी कुमार, और वो अश्विनी कुमार का जो सारा ज्ञान है वो हार्ट बीट पर ही आधारित है, नाड़ी या नब्ज विज्ञान कहा गया उसको। अच्छा जी, तो इसलिए ये इसको हम एक जनरलाइज करके किताब में लिखना शायद इसका संभव नहीं होगा, क्योंकि सबकी हार्ट बीट तो बिल्कुल अलग है, वेरीड है, बिल्कुल ही करने का तरीका तो सेम है ना। हार्ट बीट स्टडी करने का तरीका तो कोई भी सीख सकता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स कोई भी सीख सकता है, ऐसे ही स्टडी करने का तरीका कोई भी सीख सकता है। हाँ, एफर्ट्स हैं। यानी कि कोई अगर एस्ट्रोलॉजर बनना चाहे, इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहे, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल। इनफैक्ट दिस इज सपोज टू बी द बेस्ट प्रोफेशन एज ऑफ डे, क्योंकि अपने बारे में अगर पता करना है कि मैं कुछ काम कर रहा हूं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम्हें एस्ट्रोलॉजी सीखनी ही चाहिए, वही काम आएगी आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए। जी, तो अश्विनी जी, केतु विज्ञान ये अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है और इसमें बातचीत अभी हम और कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर
इस प्रोग्राम में जुड़ने का प्रयास रहेगा। हम कल आपसे फिर बात करेंगे और जानेंगे कि इसके और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो हमें जानने जरूरी हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहु और केतु के बारे में सभी तरह के कंफ्यूजन्स को क्लियर करने का। जी, प्रणाम। प्रणाम। We were having a very informative talk with Kuchnakar Bhaiya Delhi wale. He is himself an astrologer, an expert of शुक्राचार्य ज्योतिष, जिसके माध्यम से उसने ये डिफाइन किया है कि जो अभी तक एस्ट्रोलॉजी और इन तमाम विधाओं को लेकर जो कंफ्यूजन्स हैं उनको कैसे हम दूर करके यूज कर सकते हैं अपने लिए। क्योंकि जो इम्पोर्टेंस है किसी भी विज्ञान की वो ये कि हम अपनी लाइफ को कुछ बेहतर बना पाए, अपनी प्रॉब्लम्स को कुछ कम कर पाए, अपनी सक्सेस रेट को कुछ हायर कर पाए। और हमारे फेलियर में एक बहुत बड़ा रीजन केतु ग्रहण और राहु ग्रहण का रहता है। इसके बारे में अभी तक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, लेकिन अगर हम ये समझ लेते हैं कि हमारी लाइफ में कब केतु ग्रहण लगने वाला है या कब राहु ग्रहण लगने वाला है और उसकी रेमेडी क्या है, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, तो बहुत हद तक लाइफ से फेलियर नाम का शब्द गायब किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। केतु विज्ञान में हम आपसे यूं ही जुड़े रहेंगे इसी आईडी पर। कुचनाकर भैया दिल्ली वाले को प्रणाम करते हुए आज मैं आपकी शो होस्ट दीदी कंसल केयर टेकर मैं कृष्णीष्ट मंदिर अम्बाला की हूँ। गायनी नेचुरोपैथ के तौर पर काम करती हूँ और एक कंप्यूटर इंजीनियर भी हूँ, एमटेक इन आईटी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस प्रोग्राम को देखने के लिए और केतु विज्ञान से जुड़े रहने का अनुरोध करती हूँ। आज के लिए इतना ही।